हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। आज हम पढ़ रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर 2। उम्मीद करता हूँ आपको आपने चैप्टर 1 देखा होगा एंड आफ्टर दैट यू आर कमिंग टू चैप्टर 2। इफ नॉट आप देख सकते हो चैप्टर 1। चैप्टर 2 का नाम है डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि ऑथर हमें कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जो कि एक बहुत अनयूजुअल इंसान है। मैंने उसे पहली बार देखा था 24 साल पहले, उसका जन्म होने के कुछ ही समय बाद। वो इस दुनिया में आया बिना किसी फिजिकल साइन ऑफ ईयर्स के, और डॉक्टर ने ये कहा कि वो बहरा या गूंगा भी हो सकता है। ऑथर ने उस डॉक्टर के ओपिनियन को चैलेंज किया। उसके पास हर एक राइट था उस चीज को करने का, क्योंकि वो औलाद खुद ऑथर की थी। ऑथर को ये सच्चाई पता तो थी, पर उसे ये माननी नहीं थी, और उसने अपने दिल में ये निर्णय ले लिया कि वो इस सच्चाई को बदलने वाला है। उसने ये ठान लिया कि मेरा बेटा सुनने और बोलने के काबिल होगा। ऑथर ने ये कहा कि ये दुनिया मुझे एक ऐसा बेटा तो दे सकती है जिसे सुनने की एबिलिटी ना हो, पर ये रियलिटी जो मुझे इस दुनिया ने दी है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला। ऑथर के खुद के दिमाग में उसे पता था कि उसका बच्चा सुन और बोल सकेगा, पर ये कैसे होने वाला था। ऑथर को तो पता था कि कोई तो रास्ता है और वो उसे ढूंढ लेगा। तब ऑथर को एमरसन के इमॉर्टल शब्द याद आए, द होल कोर्स ऑफ थिंग्स गोज टू टीच अस फेथ, we need only obey. There is guidance for each of us and by lowly listening we shall hear the right word. इसका मतलब है कि हम सभी के लिए गाइडेंस एग्जिस्ट करता है, बस हमें ध्यान से सुनना है और सही शब्द हमारे कानों पर पड़ जाएंगे। और वो सही शब्द था डिजायर। बाकी किसी भी चीज से ज्यादा उसने डिजायर किया कि मेरा बेटा डेफ और म्यूट नहीं होगा, और उस डिजायर से वो एक सेकेंड भी कभी पीछे नहीं हटा। बहुत साल पहले ऑथर ने ये लाइन लिखी थी, Our only limitations are those we set up in our own minds. मतलब लिमिटेशन बस एक ऐसी चीज है जो हम हमारे दिमाग में सेट करते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी चीज को करने की ठान ली तो वो चीज होकर ही रहेगी। पर जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि ऑथर अपने ही शब्दों को थोड़ा डाउट कर रहा था। जैसे ही वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया और माँ बाप के साथ कोऑपरेट करने लगा, पेरेंट्स ने उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर फिल किया सुनने और बोलने का। और ये सारी चीजें ऑथर अपने दिमाग में कर रहा था, और उसने इसे किसी को भी बताया नहीं था। हर रोज वो अपना ये बिलीफ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता था कि मैं एक डेफ और म्यूट सन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जैसे ही वो बड़ा होते गया, वो अपने आसपास की चीजों को नोटिस करने लगा। उसके माँ बाप ने ये ऑब्जर्व किया कि वो छोटी छोटी आवाजें सुन पा रहा है। जब वो एक ऐसी उम्र पे पहुंच गया जहां बच्चे यूजुअली बोलना शुरू करते हैं, उसने बोलने का कोई अटेम्प्ट नहीं किया, बट हम उसकी एक्शन से समझ सकते थे कि वो कुछ चीजें सुन पा रहा है। और यही जानना उस पेरेंट के लिए काफी था। वो कन्विंस हो गए थे कि अगर ये सुन सकता है, बिल्कुल थोड़ा भी सुन सकता है, तो वो आगे वाले टाइम में और भी ज्यादा सुन पाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने ऑथर को होप दे दी, और ये एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आया था। ऑथर की फैमिली ने एक विक्ट्रोला खरीदा था। विक्ट्रोला बेसिकली एक पुराने जमाने का स्पीकर है, ऐसे हम समझ सकते हैं। जब बच्चे ने उसका म्यूजिक पहली बार सुना, वो उस म्यूजिक की तरफ इमीडिएटली रिएक्ट करने लगा और ऐसा बिहेव करने लगा कि उसे कुछ बहुत ही मस्त सुनाई दिया है। थोड़ी देर बाद वो कुछ गानों के लिए एक स्पेशल प्रेफरेंस दिखाने लगा। एक बार तो ऐसा हो गया कि एक गाना उसने बार बार 2 घंटों के लिए चलाया। जब बच्चा विक्ट्रोला के साउंड्स को रिएक्ट करने लगा था, उसके बाद ऑथर को समझ गया कि वो जो बोल रहा है उसे भी बच्चा क्लियरली सुन पा रहा है। ये जान के कि वो मेरी आवाज को प्लेनली सुन सकता था, मैंने इमीडिएटली ये आइडिया उसके माइंड में ट्रांसफर करना शुरू किया कि वो सुनने और बोलने का डिजायर होल्ड करता है। जल्दी मैंने डिस्कवर कर लिया कि बच्चे बेड टाइम स्टोरीज बहुत एंजॉय करते हैं, सो मैं काम पे लग गया। ऐसी स्टोरीज बनाने लगा जो उसे सेल्फ रिलायंस, इमेजिनेशन और अ कीन डिजायर टू हियरिंग सिखाएंगी। एक स्टोरी पर्टिकुलर में मुझे याद है जिसमें मैं हर बार कोई ड्रामेटिक चीज ऐड कर देता था। ये मैं इसलिए करता था क्योंकि मुझे उसके दिमाग में ये थॉट प्लांट करना था कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो उसकी एबिलिटी है। ऑनेस्टली मैंने ये सुना तो था कि जिसके पास कोई डिसेबिलिटी होती है वो बस एक एबिलिटी का सीड होता है, पर असल में ये कैसे काम करता है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। और जैसे ही मैं इस एक्सपीरियंस को अभी देख रहा हूँ, मैं अभी ये चीज रियलाइज कर रहा हूँ कि मेरी बच्चे में फेथ रखना इस पूरी प्रोसेस का शायद सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। मैं उसे जो भी बताता था वो उसे कभी भी क्वेश्चन नहीं करता था।
मैंने उसे ये बताया था कि उसका उसके बड़े भाई पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। स्कूल की टीचर्स ये ऑब्जर्व करती थी कि उसके कान नहीं है और इसी वजह से वो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देती थी और उस पे ज्यादा ध्यान रखती थी। मैंने उसे ये भी बताया कि जब वो न्यूज़पेपर्स बेचने जितना बड़ा हो गया था, उसके पास एक एडवांटेज होगा उसके बड़े भाई के ऊपर और उसी रीजन की वजह से लोग उससे न्यूज़पेपर ज्यादा खरीदेंगे। हम ये नोटिस कर पा रहे थे कि बच्चे की हियरिंग धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, पर उसके अंदर थोड़ी सी भी झिझक नहीं थी कि वो कुछ अलग है या उसमें कुछ मिसिंग है। जब वो 7 साल का था, उसने पहली बार इस चीज का प्रूफ दिखाया कि हम जो विश्वास उस पर दिखा रहे थे उसके रिटर्न्स आने शुरू हो गए हैं। बहुत महीनों के लिए उसने अपनी माँ से न्यूज़पेपर बेचने की परमिशन मांगी, पर उसकी माँ हर बार उसे नहीं बोल देती थी। उसकी माँ को यह डर लगता था कि उसका सुनाई ना देना उसे रास्ते पर अकेले जाने से खतरा देता है। पर आखिरकार उसने मैटर अपने खुद के हाथ में ले लिया। एक दोपहर जब वो सर्वेंट्स के साथ घर पे अकेला था, वो किचन की खिड़की से नीचे उतरकर घर से बाहर निकल गया। उसने अपने नेबर से 6 सेंट बोरो किए, उसे न्यूज़पेपर में इन्वेस्ट किया और सारे बेच दिए। उससे जो पैसा कमाया उसे वापस री इन्वेस्ट किया और यही करता रहा लेट इवनिंग तक। जब उसने उसके अकाउंट्स बैलेंस किए, जो 6 सेंट्स उसने लिए थे वो वापस भी दिए, उसके पास एक प्रॉफिट था 42 सेंट्स का। जब हम उस रात घर पे आए, हमने देखा कि वो सो गया है और पैसे उसके हाथ में टाइटली पकड़े हुए हैं। उसकी माँ ने उसका हाथ खोला, सारे सिक्के निकाले और रोने लगी। बाकी सारी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए अपने बच्चे की पहली जीत को देखकर रोने लगना आखिरी रिजॉर्ट है। मेरी रिएक्शन तो कंप्लीटली उल्टी थी। मैं दिल खोल के हंसने लगा क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मेरे बच्चे के दिमाग में जो कॉन्फिडेंस प्लांट करना है उस प्रोसेस की शुरुआत हो गई है। उसकी माँ ने उसके पहले बिजनेस वेंचर में एक बहरा लड़का देखा जो अकेले रास्ते पे निकल गया था, पर मैंने उसमें एक ब्रेव, एम्बिशियस और सेल्फ रिलायंट बिजनेसमैन देखा और इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे पता था कि उसका ये छोटा सा ट्रेट उसे अपनी बाकी की जिंदगी में कितनी मदद करने वाला है। सच तो ये है कि मेरे बच्चे ने मुझे ये सिखाया है कि हैंडीकैप होना कैसे तुम्हारे फायदे में काम करता है। भले वो अपनी टीचर्स को सुन नहीं पाता था, उन्हें जोर से चिल्ला चिल्ला के उसे बातें समझानी पड़ती थी, पर हमने कभी भी उसे एक डेफ स्कूल में नहीं डाला। हमने कभी भी उसे साइन लैंग्वेज सीखने के लिए परमिट नहीं किया। हम उसे एक नॉर्मल जिंदगी देने के लिए डिटरमाइंड थे। वो नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल चीजें करता था और खुद को कंप्लीटली नॉर्मल समझता था। उसके कॉलेज के आखिरी हफ्ते में कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। ऐसा लग रहा था कि यह सब लक की वजह से हुआ है। उसे जानकारी मिली एक इलेक्ट्रिकल हियरिंग डिवाइस की जिसे उसे दिया गया था ट्राई करने के लिए, पर वो इसे ट्राई करने के लिए एक्साइटेड नहीं था क्योंकि पहले भी ऐसे डिवाइसेस ने उसे डिसअपॉइंट किया था। फाइनली उसने वो इंस्ट्रूमेंट उठाया और मोर और लेस केयरलेसली अपने दिमाग पे लगाया और देखते ही देखते उसका लाइफ लॉन्ग डिजायर ऑफ नॉर्मल हियरिंग एक सच्चाई बन गया था। जिंदगी में पहली बार उसने ऐसी आवाजें सुनी जो कि एक नॉर्मल इंसान हर रोज सुनता है। भगवान हमारे लिए काम अलग अलग वेज में करता है जो कि हम कभी भी जान नहीं पाएंगे। और उस मोमेंट के बाद से वो एक ऐसी जिंदगी जी पा रहा था जो एक कंप्लीटली नॉर्मल इंसान जी रहा है। और याद करो कि ये सारी चीजें कहां से शुरू हुई है। ये वहां से शुरू हुई है जब इस बच्चे का फादर इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मेरा बच्चा सुन नहीं सकता। इस स्टोरी को सुन के तो तुम जान गए होगे कि तुम्हारा डिजायर तुम्हारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। इस चैप्टर से हमने समझा कि कैसे एक इंसान अपनी पावर ऑफ डिजायर को हार्नेस कर सकता है और ऐसी ही कई चीजें आगे वाले चैप्टर्स में भी आपको मिलने वाली है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 थिंक एंड ग्रो रिच का खत्म होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और तुम्हें किताब खरीदने की इच्छा है तो उसका लिंक तुम्हें मेरे बायो में मिल जाएगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं चैप्टर 3 लेके कल।